सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड सारी बातें कर ली थी और ये समझ लिया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर आई इंटू सी आर टी, वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कल देख ली। ठीक है, उससे कुछ रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो एक चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर में जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ध्यान से आप सुनेंगे कि पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी में आर की वैल्यू आपको 25/3 अगर रखेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ से पास्कल के अंदर आंसर नहीं मिलेगा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में, और जब भी वॉल्यूम लीटर में होगा तो लीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है वॉल्यूम की, तो वहाँ पे अगर आर को तुम डायरेक्टली 25/3 रखोगे तो नॉट गेट द आंसर इन पास्कल। बात समझे? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन में, मोलैरिटी में जो यूनिट है दैट इज वॉल्यूम का जो यूनिट है वो लीटर है, तो वहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो, आर की वैल्यू 1/12 रख दो। 1/12 कब रखते हैं? जब प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम लीटर में हो। तो ऐसा करने से पाई आपको एटीएम में मिलेगा। तो आज से आगे याद रखेंगे कि आर की वैल्यू 1/12 रखें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आर जो 25/3 रखा है वहाँ से यू विल नॉट गेट डायरेक्टली प्रेशर जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में आ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम शुड ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू मीटर क्यूब, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ओके, so let's start today's lecture. So this is lecture 3 of solution. I think this is not lecture 3, this is lecture 4. Okay, so this is fourth lecture of solution. चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अब हम दो प्रकार से solution को compare करेंगे। We'll compare two types of solution. So consider two types of solution. One solution is A and other solution is B. तो दो सोल्यूशन हम ट्रीट करते हैं। हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन बी है। ठीक है, अब हम ऐसा मानते हैं, एक केस तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए एंड बी इज सेम। ठीक है, हमने ये बात मान ली कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर ए और बी का सेम है, दो सोल्यूशन है और दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो भाई दोनों सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो दोनों सोल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने की वजह से आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर अगर मान लो एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन बी है और दोनों का पाई बराबर है, पाई इज इक्वल्स टू पाई बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंड बी आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ सॉल्यूशन ए, अगर मान लीजिए दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा। अगर बराबर नहीं है तो यही पॉसिबिलिटी है, एक का ज़्यादा होगा और एक का कम होगा। तो मान लो हमने बोला कि सोल्यूशन ए हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग कि सोल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है सोल्यूशन बी से। तो उस केस में जिस भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, ठीक है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन बी है, तो सॉल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर भाई कम है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
मतलब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सोल्यूशन का बराबर नहीं है तो एक का ज़्यादा होगा और एक का कम होगा, ठीक है। जिसका ज़्यादा होगा विल से दैट हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, जैसे यहाँ पर देखो पाई ए पाई बी से बड़ा है तो वहाँ पे ए को हाइपरटोनिक बोला जाएगा और बी को हाइपोटोनिक बोला जाएगा, ठीक है। वही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। इस चीज़ पर ध्यान रखना कि पाई बराबर आई सी आर टी में अगर आप आर की वैल्यू 25/3 रख रहे हो तो नॉट गेट पाई इन पास्कल डायरेक्टली। क्यों नहीं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम लीटर में है, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो कल जो मैंने भी बोल दिया था कि आर की वैल्यू 25/3 रखेंगे, दैट वॉज रॉन्ग, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप 1/12 रखना, तो वहाँ से पाई जो आएगा वो एटीएम में आएगा। तो ये चीज़ याद रखो। चलो ये लिख लो फिर, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस, इसको लिख लेते हैं आप। ठीक है, जल्दी लिख लो और जैसे कंप्लीट हो मुझे इस चीज़ को बता दो कंप्लीट हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो सो यू मे आस्क।
आई होप ये भी कंप्लीट हो गया होगा अभी तक। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में वापस से वही चीज़ रिपीट की गई है कि पाई वन आप कितना लिख सकते हैं, I1C1 × RT, और पाई टू आप लिख सकते हैं दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर I2C2 × RT। अगर वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, और यहाँ से जो R है और T, ये दोनों राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली वी विल हैव ओनली I1C1 एंड I2C2 विच विल बी इक्वल। सो यहाँ से हमने ये लिख दिया I1C1 बराबर होगा I2C2 के, एंड ऑल्सो वी कैन राइट कि C1 की वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1N1/V1 इज इक्वल्स टू I2N2/V2। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस टेम्परेचर विल बी सेम फॉर बोथ द सोल्यूशन। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है दो सोल्यूशन का टेम्परेचर सेम ना हो, है ना, हम दो सोल्यूशन का कंपैरिजन कर रहे हो एंड दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, so that is also possible, but in most of the cases temperature will be same, so I am also considering same temperature for both the solution, as in most of the cases the temperature will be same. Okay, so there is a condition, so this is the condition for isotonic solution. I hope this is clear. So write down. ये चीज़ मैं एक बार और, मतलब ये चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ा दे रहा हूँ इस समय, तो ये चीज़ें बाद में मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जो बच्चे मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, या उन्हें लग रहा है कि ये वापस से रिपीट की जाएंगी, तो फिर वो गलत फहमी में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वापस से रिपीट नहीं होने वाली, क्योंकि टाइम तो जा रहा है ना, तो टाइम तो जा रहा है तो टाइम तो वापस आएगा नहीं। ठीक है, वंस टाइम हैज़ गॉन इट विल नॉट रिटर्न। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, अगर एक बार ये टाइम चला गया ना, तो फिर चिल्लाते रह जाओ, ये टाइम तो लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई इस कंफ्यूजन में हो कि अगेन आई विल टीच ऑल ऑफ दीज स्टफ्स, तो ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑन बोर्ड पढ़ाना इज़ लिटिल बिट ईजियर, बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे अभी प्रिपेयर करना पड़ता है एंड आई एम नॉट यूज टू फॉर दैट। ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक कभी की नहीं है फॉर ऑनलाइन स्टडी, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एज वेल, एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस। क्योंकि ये सारी चीज़ें, अभी सारी चीज़ें तो बंद है, तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ भी नहीं है, तो जैसे तैसे मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ बिकॉज, ठीक है, कहाँ से कैसे कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ। कोई राइटिंग टैबलेट है नहीं अभी मेरे पास, सारी चीज़ें तो बंद है। तो इसलिए जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इफ़ टेम्परेचर इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन देन व्हाट वी हैव टू डू। इफ़ टेम्परेचर इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, टेम्परेचर विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया गया है, सो टेम्परेचर को बराबर मानोगे। ओके, फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन इफ टेम्परेचर इज नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, यू शुड हैव टू टेक इक्वल टेम्परेचर। ओके, इक्वल टेम्परेचर मानेंगे। आई होप ये कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। अगर हो चुका है कंप्लीट तो मुझे बताएं। वेरी गुड। So right now I am having some questions for you. You may copy first question. So this is the first question which you have to solve this question. आज जो DCA शेयर किया है मैंने, जो DCA शेयर किया है टेलीग्राम के ऊपर, सो आई थिंक इट कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो भी किया होगा।
इफ़ इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, मतलब DCA हैज़ ऑल्सो बीन कम्प्लीटेड, तो मुझे बताओ, फिर उसका डिस्कशन कैसे करेंगे, देन आई टेल यू। ठीक है, उसको बताओ कि वो DCA कंप्लीट हुआ या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इफ़ देर इज़ सम प्रॉब्लम तो वो भी कन्वे करो मुझे। टाइम का यूटिलाइजेशन करो भाई। देखो, मैटर नहीं करता आपकी आप कमज़ोर हो स्टडी के अंदर या आप बहुत ब्रिलियंट हो, ये सब कुछ मैटर वैटर नहीं करता है। समझे मेरी बात? मैटर क्या करता है कि आप अब कितना एफर्ट मार रहे हो। आप आज नहीं एफर्ट मारोगे ना, तो मेरी बात मानो कि कल तुम्हारा अच्छा नहीं जाने वाला। इस चीज़ को समय रहते समझो। यू आर हैविंग अ लॉट मोर टाइम, तुम्हारे पास तो बहुत सारा समय है। ठीक है, तो तुमने कर लिया है DCA आई थिंक। व्हाट इज, आई एम नॉट गेटिंग, व्हाट इज L2 इन क्वेश्चन, I2 in question, I2 in the question, where is I2? I2 is in the theory, ये I2 is a went of factor for second solution। अगर आप I2 मेरे से पूछ रहे हो DCA is done, या आई नो DCA is done, तो DCA कंप्लीट हो चुका है, तो ठीक है, फिर उसके आंसर्स आई शेयर विद यू, तो उसके आंसर्स मैं बता दूंगा। ठीक है, उसको जब डिस्कस करेंगे। सो लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट, जो आज का कंटेंट है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज का कंटेंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यू ओनली हैव टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1। डोंट गो फॉर द सेकेंड वन। पहले पहला क्वेश्चन लिखो, देन वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हो गया क्या? अगर आपने कर लिया हो तो इसका मुझे आंसर बताना क्या है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कर रहे हो कि समझ में ही नहीं आ रहा, ये चीज़ मुझे बताओ। 68.4, बहुत बढ़िया। आई थिंक 68.4 ही आ रहा है आंसर, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि 68.4 सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और भी लोग निकालो।
बहुत बढ़िया, 68.4 ही आना चाहिए सही आंसर, ये सबका आना चाहिए आंसर। 5% दे रखा है ना केन शुगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 ग्राम केन शुगर है, सोल्यूट है 100 ml सोल्यूशन में, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है ये। आंसर शुड बी 68.4, तो जिनका आया है बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी देखो केन शुगर मतलब सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज का मॉलिकुलर वेट भी आपको याद रखना है, बिकॉज चैप्टर में बहुत बार आएगा। दैट इज 342, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये सबका आ गया होगा 68.4। तो अगर किसी का नहीं आया 68.4 तो उनके लिए देखो, सो उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सो देखिए 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर का मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम केन शुगर है 100 ml सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, 5 ग्राम केन शुगर मौजूद है, सुक्रोज मौजूद है 100 ml सोल्यूशन में। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होगी केन शुगर की, मोलारिटी मतलब मोल्स, तो 5 ग्राम केन शुगर है तो 5/342, ठीक है, इसके मोल्स आ गए। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज़ 100, ठीक है, ml में है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी 50/342। व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट 50/342। ऑन द अदर हैंड 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस, पता नहीं है कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है, तो दूसरा सब्सटेंस नहीं मालूम है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस मान लेंगे, है ना, 100 ml सॉल्यूशन में, तो इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, इसका वेट विच इज़ 1 अपॉन इसका मोलर मास, आई थिंक यही निकालना है। सो मोलर मास इस सब्सटेंस का हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज़ m, ठीक है, अपॉन इसका वॉल्यूम विच इज़ 100 ml इंटू 1000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट 10/m, 10/m मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज सोल्यूशंस आर आइसोटोनिक, सो विल से कि I1C1 बराबर I2C2 होगा। अब ध्यान से देखो, I2 इज़ नॉट नोन, तो I2 नहीं पता तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू ट्रीट इट वन। इफ इट इज़ नॉट नोन तो उसमें मरने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना, बात समझे, परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं, उसको एक मानेंगे, क्योंकि अगर एक नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे, एक थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, तो एक मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बात समझे, तो वहाँ पे एक मान लेना होगा, हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा वहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत बार आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है क्वेश्चन में, हमेशा कोई चीज़ें आपको या तो प्रोवाइडेड नहीं होंगी क्वेश्चन में, तो अब इसके लिए फिर जिसने पेपर बनाया ये थोड़ी ना बोलेगा बोनस क्वेश्चन है ये, है ना, तो एक बच्चा है वो कॉमन सेंस लगा के पता लगा लेता है कि I2 की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पर बस I1C1 I2C2 के बराबर कर देंगे, सो यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो मोलर मास की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68.4 ग्राम, जिसके वजह से हमारा ऑप्शन सी सही आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा और ये सबने कर भी लिया हो। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी की डाउट है तो वो बता सकते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सो ट्राई योर हैंड्स ऑन क्वेश्चन नंबर 2। राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, देन आफ्टर थिंक, उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चन को। Solve question number 2. वेरी गुड, आई थिंक ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बट सबको सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। तो जिसका डी आया है
बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, डी ऑप्शन इसका सही है। बहुत बढ़िया जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो देखें गलती क्या कर रहे हैं, या तो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं। A would not be a correct choice. Why A would be a correct choice? 1.1 molar urea and 0.1 molar NaCl. The concentration is same but the value of I is not same. Very good जिन्होंने D निकाला है. A will not be a correct choice because since the concentration is same but the Van't Hoff factor is not same ना. So for isotonic I1 C1 should be equals to I2 C2, not C1 should be equals to C2. ठीक है, तो यहाँ पे गलती कर देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस का जो भी गलत थॉट प्रोसेस पे लगाए जा सकते हैं क्वेश्चन, उसमें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पहला वाला ऑप्शन ही ऐसा एडजस्ट किया जाता है क्वेश्चन का कि वही टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे याद रखना इस कॉन्सेप्ट में, व्हेन द सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, आई एम नॉट सेइंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल, ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी इक्वल। बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में ऐसा बना लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी तब जाके आइसोटोनिक होगा, ये तो कभी बोला ही नहीं गया। बोला गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर I1 C1 I2 C2 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर तो बराबर मान के चलेंगे अगर कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे तो दिया भी है एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, और आर की वैल्यू तो हमेशा ही सेम होगी। तो I1 C1 I2 C2 के बराबर करोगे तो आपको डी चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिनका डी ऑप्शन आया, डी सही ऑप्शन है। ठीक है, इवन देन अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं, सो आई एम रेडी विद द सोल्यूशन। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ यू लुक फॉर ऑप्शन ए, there is 0.1 molar urea and 0.1 molar NaCl. Okay, so what do we want to do? I1 for urea is 1, okay, and the concentration C1 is 0.1. So 1 into 0.1, and for NaCl the value of I2 is equals to 2, and the value of concentration is 0.1. Can this be equal? Obviously no. So this is a false statement. मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये solutions isotonic नहीं होंगे। Okay, now coming to option B, in the similar way, यूरिया के लिए फिर से वही चीज़ लिखेंगे, and 0.2 molar MgCl2. So for this, because this is a salt, देखो salt जो है strong electrolyte होता है, तो उसका जो अल्फा होता है वो 1 होता है। जो भी सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इन सब का अल्फा 1 होगा। ओके, सो यहाँ पर वापस से वी कैन सॉल्व इन द सिमिलर फैशन। 1 into 0.1 is equals to 3 into 0.2, but this is also not true. This is also false statement. So the solution again will not be isotonic. If you look for option C, in the similar fashion, 0.1 molar NaCl and 0.1 molar Na2SO4. Okay, again we will arrive on the same result, that the statement is false, means the solution will not be isotonic. If you look for the option D, for choice D, you will arrive on that statement that I1 C1 should be equals to I2 C2. That means the solutions are isotonic. Okay, so for this question choice D should be correct. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही होना चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इवन देन अगर कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, नाउ इट्स द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो ट्राई योर हैंड्स ऑन क्वेश्चन नंबर 3, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3।
आर की वैल्यू जल्दी मत रखा करो। आर की वैल्यू जब फाइनली तुम रिजल्ट पर अराइव हो जाया करो, तब जाके आर की वैल्यू रखा करो। पहले रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हो सकता है आर आर से क्लब होके कट जाए, बहुत बारी ऐसा होगा। तो ट्राई कि आर की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पहले मत रखा करो जब तक ज़रूरत ना हो। वेरिएबल के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर वैल्यूज आर वेरी सिंपल, मीन्स द वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स इन द फॉर्मूला आर वेरी सिंपल, तभी रखो। इफ़ दे आर कॉम्प्लिकेटेड और ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल से वेरिएबल कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो उसको एट लास्ट रखो। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, concentration, you have to assume the concentration same for both. आपको मानना पड़ेगा दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन सेम है, क्योंकि अलग अलग स्पेसिफाई नहीं किया है ना। सो अलग अलग स्पेसिफाई नहीं किया तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.8। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1.8, नॉट 1.2। सो 1.8 ऑलरेडी कुछ बच्चों ने दिया है, तो 1.8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1.2 विल नॉट बी करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। जिनका 1.8 आया है आंसर, उनका सही आंसर है। Yes, 1.8 will be correct choice. ठीक है, तो बहुत बढ़िया जिन्होंने 1.8 निकाला है आंसर, उन्हें सही किया है क्वेश्चन। हो गया ये? चलो भाई,
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम डिस्कस करते हैं, जिनका ये सॉल्व नहीं हो पाया उनके लिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो पहले क्वेश्चन समझो। ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ 0.01 मोलार सोल्यूशन ऑफ के आई एंड ऑफ सुक्रोज। तो दो सोल्यूशन है, वन इज के आई एंड वन इज सुक्रोज। तो दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.01, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, और दोनों की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक का 0.432 है, तो के आई का 0.432 एटीएम है और दूसरे वाले का 0.24 एटीएम है। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर चाहिए। तो देखते हैं सर सोल्यूशन। तो देखो के आई के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम के आई के लिए बातें करेंगे। तो के आई के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होगा दैट इज आई सी आर टी, है ना। तो आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से ठीक है आई आर टी कितना आ जाएगा 0.432, ठीक है 0.432 अपॉन 0.01। बात समझे। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब सुक्रोज के लिए सेम चीज़ लिख लो, आई सी आर टी। सुक्रोज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सुक्रोज विल नॉट डिकम्पोज, इट विल नॉट डिसोशिएट। तो आई इंटू सी, द कॉन्सेंट्रेशन विल ऑल्सो बी सेम फॉर सुक्रोज, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है, तो यहाँ पे हमें खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन ही ना सॉल्व करें, तो 0.01 मान, क्योंकि यही एक कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड है क्वेश्चन में, तो हम सुक्रोज और के आई की कॉन्सेंट्रेशन सेम मान के प्रोसीड करेंगे। इंटू आर टी इज इक्वल्स टू 0.24। यहाँ से आर टी की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 24 अपॉन 0.01। यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 24 आ जाएगी। तो यहाँ पे आर टी की वैल्यू जो है, आर टी की वैल्यू यहाँ पे ले जाके सब्सटीट्यूट कर देनी यहाँ पर। ठीक है, तो आर टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो तुमको आई मिल जाएगा। तो आई का आंसर आएगा 1.8। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जिनका नहीं हुआ है यहाँ से लिख लेना। ठीक है, सो आंसर वुड बी 1.8। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए यहाँ पर, खुद से कर लेना। तो इसका 1.8 आंसर होगा। फिर दूसरे वाले का जो करेक्ट चॉइस है वो डी है, और पहले वाले जो क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस है वो 68.4 है। ठीक है, इसका ये करेक्ट चॉइस नहीं है पहला वाला, ये तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसलिए उसको मार्क कर दिया। ठीक है, तो पहले वाले का करेक्ट चॉइस सी है, दूसरे वाले का डी है, और तीसरे वाले का ए है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी आपको। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन 2 और मोर सॉल्यूशंस आर मिक्स। अब देखो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे जब 2-3 सोल्यूशन को मिक्स करके एक फाइनल सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बातें करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नंबर 2। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, इसके लिए पहले वाले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है C1 और वॉल्यूम है V1, और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो π1 है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ऑस्मोटिक प्रेशर π2 एंड वॉल्यूम V2 है। तो जब हमने दोनों को मिलाया तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का, तो वो तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन C1 प्लस C2 नहीं होगी। ठीक है, उसकी बात अभी करेंगे, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा आपने। अगर हम M1 और M2 के दो मोलैरिटी के सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो नेट जो मोलैरिटी आती है, मतलब रिजल्टिंग मोलैरिटी विल नॉट बी M1 प्लस M2। ठीक है, वो तो क्या होती है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये होता है फॉर्मूला रिजल्टिंग मोलैरिटी का। ठीक है, तो इसका नेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको C एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई एज्यूम कर लेते हैं। अभी पाई निकाल लेंगे कि रिजल्टिंग सोल्यूशन का पाई क्या होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टिंग सोल्यूशन है आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूशन 1 एंड 2। अब आप क्लास 11th में ये चीज़ पढ़े होगे कि रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होती है। रिजल्टेंट मोलैरिटी होती है M1 V1। सो C तो मोलैरिटी ही है ना, पहले वाले सोल्यूशन का मोलैरिटी इंटू पहले वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम प्लस M2 V2।
ठीक है, पहले वाले दूसरे वाले सोल्यूशन का मोलैरिटी इंटू दूसरे वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज़ V1 प्लस V2। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मोलैरिटी होगा वो तो ये होगा, ये चीज़ क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब M1V1 और M2V2 के दो सॉल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगी आफ्टर मिक्सिंग दैट विल बी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रिजल्टेंट पाई निकालेंगे, तो पाई का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, और रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी विच इज C1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, इंटू RT। बात समझे? अब बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, RT को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पाई 1 बोल सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, इसको हटा दो, तो पाई 1 को क्या लिखते हैं I1 C1 RT। ठीक है, आई की बात नहीं कर रहे हैं, आई को भी इंक्लूड कर लेंगे, अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो आई को भी इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन C1 इंटू R इंटू टी, इसको तो पाई 1 बोल सकते हो, और बचेगा क्या V1। सिमिलरली यहाँ पे पाई 2 V2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर C2 इंटू R इंटू टी को पाई 2 बोल सकते हैं, और बचेगा क्या V2, और नीचे आ जाएगा V1 प्लस V2। तो जो रिजल्टेंट फॉर्मूला आया पाई रिजल्टेंट दैट इज पाई 1 इंटू V1 प्लस पाई 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात ही हो गई। देखो, इस चीज़ को मॉडिफाई ऐसे करो कि मान लो एक सोल्यूशन है ना, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज पाई 1, फिर से एक सोल्यूशन है दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। ठीक है भाई, इसकी वॉल्यूम जो है पहले वाले सोल्यूशन की वो है V1, और दूसरे वाले सोल्यूशन की वॉल्यूम है V2। अब किन्हीं ऐसे दो सोल्यूशन को अगर मिक्स करते हो तो जो सोल्यूशन आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है भाई, दो सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद आपको एक तीसरा सोल्यूशन ऑब्टेन होगा, तो इस सोल्यूशन का जो पाई होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो इतना होगा पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। ठीक है, बात समझे? अब इसको थोड़ा अगर एक्सपेंड करें इसी फॉर्मूले को, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को भाई एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, पाई रिजल्टेंट पाई 1 को क्या लिख सकते हो C1 RT इंटू V1 प्लस C2 RT इंटू V2। ये तब मैं बात कर रहा हूँ जब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने लगा तो यहाँ पर एक वेंट ऑफ फैक्टर भी आ जाएगा। तो अभी तो वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आएगा, तो पाई 1 को हमने लिख दिया C1, यहाँ से देखो ये पाई 1 को हमने लिख दिया, ये पाई 1 को लिख दिया C1 RT इंटू वॉल्यूम V1, इसी तरीके से पाई 2 को लिख दिया C2 RT इंटू वॉल्यूम V2। ये देखो, ठीक है, अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन मान लो अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन भी हो रहा है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, वहाँ पे I1 I2 और आ जाएगा, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I1 C1 RT इंटू V1 प्लस I2 C2 RT इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन भी हो रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो बस अब लिख लो। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है,